तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी देखने से पहले हमें कुछ पदार्थ के बारे में जानना होगा कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ होता क्या है, इस सब के बारे में आपका जानना होगा। तो चलिए हम पहले पदार्थों के बारे में जानते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। और आज हम देखने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है पदार्थ। तो सबसे पहले हमें पदार्थ के बारे में जानना होगा कि पदार्थ कहते किसे हैं। तो चलिए अब हम पदार्थ के बारे में जान लेते हैं कि पदार्थ होता क्या है। तो देखिए, पदार्थ को हम इंग्लिश में मैटर कहते हैं। तो देखिए, वैसा पदार्थ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। कैसा? वैसा पदार्थ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। और जिसमें कुछ भार हो, कुछ स्थान घेरता हो, उसे ही हम पदार्थ कहते हैं। दुनिया की जितने भी वस्तु है सभी पदार्थ हैं। दुनिया में जितने भी वस्तु है सभी पदार्थ हैं। और पदार्थ में यह गुण होना चाहिए कि वो थोड़ा सा स्थान घेरे और उसका थोड़ा सा भार हो, उसे हम छू सकें, उसे पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जैसे लकड़ी, पत्थर, धातु इत्यादि। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जैसे लकड़ी, पत्थर, धातु इत्यादि। और जो पदार्थ होता है इसकी 3 अवस्था होती है, उसे देखते हैं आगे। तो नोट दिया गया है कि परमाणु विधितः उदासीन होता है। परमाणु आपका क्या होता है? उदासीन होता है। मॉलिक्यूल मतलब अणु होता है। एटम मतलब परमाणु होता है। मॉलिक्यूल पदार्थ का सबसे छोटा कण है। पदार्थ जितने भी बने हुए हैं सब मॉलिक्यूल यानी अणु से बने हुए हैं। अणु से भी छोटा होता है आपका परमाणु। और जो परमाणु होता है 3 होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जो आइटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, वह अणु से भी छोटा यानी मॉलिक्यूल से भी छोटा होता है परमाणु। परमाणु का सबसे छोटा कण जो कि होता है आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसे तीन होता है परमाणु का सबसे छोटा कण, जिसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है आपका? जितने पदार्थ बने होते हैं वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। टाइप्स ऑफ मैटर देखते हैं। तो पदार्थ आपका 3 प्रकार का होता है, सॉलिड, द्रव, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस, द्रव, गैस होता है। तो गैस, द्रव और ठोस 3 प्रकार का होता है। ठोस होता है, उसमें मॉलिक्यूल बहुत ही नज़दीक होता है, उसमें जो आबंध होता है बहुत ही मजबूत होता है। द्रव में थोड़ा सा जो मॉलिक्यूल होता है वो हट के होते हैं। और गैस में जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे से पूरी हट के रहते हैं, जिससे कि वो बहुत ही कमज़ोर होता है। ठोस बहुत ही मजबूत होता है। लिक्विड आपका मीडियम में रहता है, मजबूत। और जो गैस है वो आपका ज़्यादा उसमें मजबूत नहीं होता है। तो जो ठोस होता है इसमें आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, द्रव में उससे कम। और सबसे कम आपका द्रव में गैस में होता है आपका अंतराण्विक बल, यानी एक दूसरे को पकड़ने रहने की क्षमता सबसे कम गैस में होती है, सबसे अधिक आपका ठोस में होता है। तो चलिए अब हम जो सबसे ज़्यादा जो घनत्व होगा आपका वो ठोस का होगा। तो घनत्व के आधार पर भी क्या होगा? सबसे ज़्यादा घनत्व ठोस में होगा, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम गैस में होगा। और जो आपका घनत्व के बाद आपका जो हो जाएगा इधर फैलने के आधार पर, तो सबसे ज़्यादा आपका गैस फैलेगा, उससे कम द्रव और सबसे कम आपका ठोस या नहीं के बराबर जो आपका ठोस होता है वो फैलता है। तो अब हम जो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि सबसे अधिक जो फैलता है वो फैलता है आपका द्रव, गैस। तो चलिए अब हम देखते हैं
कि पदार्थ को तो 3 भाग में बांटा गया है। तो चलिए अब हम इन सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो जो ठोस होता है ये एक सॉलिड होता है, इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। द्रव ठोस से कम सॉलिड होता है, ऐसे आसानी से नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद इसके अणु को तोड़ा जा सकता है। और जो गैस होता है इसके अणु में ज़्यादा मजबूत नहीं होते, इसलिए इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो अब हम जो यहाँ पे आपका ठोस दिया गया है, द्रव और गैस, तो सबसे ज़्यादा जो मजबूत होगा आपका ठोस हो जाएगा, उससे कम द्रव होगा, सबसे कम गैस हो जाएगा। तो इसके बाद है कि इसमें सबसे अधिक अंतराण्विक या फिर गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे अणु में किस में सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो आपका अंतराण्विक बल होता है वो ठोस में होता है, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में होता है। और सबसे ज़्यादा घनत्व द्रव का होता है, उससे कम, सबसे ज़्यादा सॉलिड का घनत्व होता है, उससे कम द्रव का होता है, सबसे ज़्यादा कम गैस का होता है। और फैलने के आधार पर सबसे ज़्यादा फैलाव किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा फैलाव गैस का होता है। तो पदार्थ के 3 अवस्था के अलावा इसका 2 अवस्था और होता है, एक प्लाज्मा अवस्था होता है, एक बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन होता है। तो पदार्थ की 3 अवस्था ठोस, द्रव, गैस होता है। इसके अलावा चौथी अवस्था को हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। प्लाज्मा अवस्था का जो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा उसे हम खेखार कहते हैं। जो गल्फर होता है, गल्फर जिसे होता है, तो गल्फर को ही हम पदार्थ की चौथी अवस्था जिसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। अब 5वां अवस्था को बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। 5वीं अवस्था है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। चौथी अवस्था है, यह पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था, इस पर उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। तो जो आपका प्लाज्मा अवस्था है इसमें क्या होता है, कोई भी पदार्थ उच्च ताप पर आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। इसमें कण अति ऊर्जावान, सूर्य तथा ज्वलित होते हैं। एग्जाम्पल सूर्य प्लाज्मा अवस्था में है, क्या है, सूर्य प्लाज्मा अवस्था में है। और इसमें जितने भी कण होते हैं अति ऊर्जावान तथा उज्ज्वलित होते हैं। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। 5वीं है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। इस पर अभी खोज चल रही है आपका। तो 5वीं अवस्था है आपका बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, जो ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है, उसका एग्जाम्पल है। ठोस में आपका लकड़ी, डायमंड, जितने भी आपका दुनिया का पदार्थ है उसको 3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे जो मजबूत हो जाएगा आपका ठोस पदार्थ होगा, उससे कम लिक्विड है और सबसे कम गैस हो जाएगा। तो ठोस का अंतराण्विक बल सबसे ज़्यादा यानी सबसे मजबूत होता है, उससे कम आपका द्रव का होता है और सबसे कम गैस का हो जाएगा। इसके बाद है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर तेल दिया गया है, जूस दिया गया है, वाटर दिया गया है। और इसके बाद आपका है गैस। तो चलिए गैस को हम समझते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है गैस। तो गैस का जो अंतराण्विक बल होता है, मतलब उसके मॉलिक्यूल आपस में सटे नहीं होते हैं और बहुत ही दूर दूर होते हैं। एग्जाम्पल में है कुछ दिया गया, हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भाप, एलपीजी गैस में जो आपका प्रकाश आता है वो। इस समय क्या होता है, इसका अंतराण्विक बल बहुत ही कमज़ोर होता है और ये क्या कहता है, आसानी से एक दूसरे से हट सकते हैं। तो ये आपका गैस है। तो चलिए अब हम देखते हैं जो आपका आगे है। तो नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब अणु। तो अणु किसे कहते हैं उसे समझ लेते हैं। तो पदार्थ का सबसे छोटा कण, जितने भी दुनिया में पदार्थ हैं सब अणु से मिलकर बना हुआ है, जिसे इंग्लिश में मॉलिक्यूल बनते हैं। तो पदार्थ का वो छोटा से छोटा कण जिसके बाद वो छोटा ना हो सके, मतलब उसे तोड़ा ना जा सके, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और पदार्थ मॉलिक्यूल से ही बना होता है। किसी पदार्थ का छोटा से छोटा कण जिसमें
पदार्थ के सभी यौगिक एवं रासायनिक गुण मौजूद हों। मतलब कोई भी पदार्थ है उसका सबसे छोटा से छोटा कण होता है जिसमें उसका रासायनिक एवं मौलिक गुण जो उसका गुण होता है वो उसमें मौजूद हो, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और जो अणु होता है ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है, इसीलिए इसे अणु कहते हैं। और जो अणु होता है ये क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है। मतलब इसके बाद जो अणु है उसका सबसे छोटा टुकड़ा, पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा अणु है। इसके बाद इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जाता है? टुकड़ा इसका नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसे अणु कहते हैं। इसके बाद है एटम, परमाणु। जो परमाणु होता है प्रत्येक पदार्थ अणु से अपने से छोटे कण तथा परमाणु से बना होता है। जितने भी पदार्थ है वो अणु से बने होते हैं। और वो क्या होते हैं, जितने भी पदार्थ होता है वो किससे बना होता है, अणु से मिलकर बने होते हैं। और जब अणु से छोटा कण आपका परमाणु हो जाता है तो जो एटम होता है, तो एटम मिक्स संरचना, जो परमाणु संरचना होता है, इसके बारे में सबसे पहले भारत के विद्वान ऋषि कनाड ने दिया था। तो परमाणु संरचना के बारे में जो सबसे पहले जानकारी विद्वान कनाड ऋषि ने दिया था और जिसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले जो विद्वान कनाड ऋषि ने इसे बताए थे। इसके बाद आए थे जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु के रूप में जो परमाणु की संरचना होती है उसकी जानकारी दिया था कि परमाणु की जो संरचना किस प्रकार से है, इसे सबसे पहले आपका जॉन डाल्टन ने बताया था। और इन्होंने परमाणु संरचना को जो है जनक कहा जाता है। परमाणु संरचना का जनक आपका जॉन डाल्टन को कहा जाता है। जॉन डाल्टन ने ही परमाणु शब्द दिया था, एटम शब्द दिया था और कहा कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुआ और परमाणु को आधुनिक युग में जो हमारे जॉन डाल्टन के सिद्धांत थे उससे तोड़ दिया गया। परमाणु को 3 भाग में, वह है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इस सब में आपको तोड़ दिया गया एक परमाणु को। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाया जाता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के चारों ओर चक्कर काटता रहता है बाहरी कक्षा में। और जो परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में 2 पदार्थ पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है। इसके बाद है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो अस्थायी मूल कण होता है। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है वो अस्थायी मूल कण होते हैं। इसके बाद है परमाणु का आकार गोलाकार होता है। कोई भी परमाणु हो, आकार उसका गोलाकार होगा और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाएगा और उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। परमाणु के केंद्र में जो परमाणु के केंद्र होते हैं, परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। नाभिक में घन आवेश होता है और परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में ही पाया जाता है। कहने का मतलब परमाणु का जितना भी भार हो, पूरे भार उसके नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बहुत कम होता है, इसलिए उसका जो द्रव्यमान है बहुत कम होता है। जो नाभिक के अंदर आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, वो नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कणों के समूह को न्यूक्लियन कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस नाभिक में मिलते हैं और उन दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके उसे एक नाम दिया गया है जिसे हम न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन के अंदर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन के अंदर नहीं होता है, मतलब उस नाभिक को एक नाम दिया गया है जिसे न्यूक्लियन कहते हैं। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है।
क्योंकि यह नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियन में नहीं पाया जाएगा। इसके बाद है परमाणु त्रिज्या। कोई परमाणु है उसका साइज कितना है, तो कोई भी परमाणु होता है जो उसका त्रिज्या होता है 1 एंगस्ट्रॉम होता है। कोई भी परमाणु का त्रिज्या 1 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसे जब हम mm में लिखते हैं तो 10 के पावर -10 माइक्रोन होता है। कितना होता है? माइक्रो। 10 के पावर -10 माइक्रो होता है। ये आपका परमाणु त्रिज्या है। परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस कितना है आपका? 10 के पावर -10 माइक्रो होता है। और जो नाभिक त्रिज्या होता है वो होता है आपका नाभिक त्रिज्या। जो नाभिक त्रिज्या होगा वो आपका 10 के पावर -15 माइक्रोन, जिसे हम 1 फर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 फर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 फर्मी कहते हैं। इसके बाद नाभिक त्रिज्या को फर्मी में नापते हैं। जो नाभिक त्रिज्या होता है, जो न्यूक्लियस रेडियस होता है, उसे हम फर्मी में नापते हैं। और 1 फर्मी बराबर 10 के पावर -15 माइक्रो होता है। ओके। तो जो परमाणु त्रिज्या होता है वो नाभिक की त्रिज्या से 1 लाख यानी 10 के पावर 5 गुना बड़ा होता है। जो नाभिक त्रिज्या होता है, जो आपका एटॉमिक रेडियस होता है, जो एटॉमिक रेडियस होता है वो आपका कितना बड़ा होता है? 10 के पावर 5 गुना बड़ा होता है आपका जो एटॉमिक होता है वो कितना होता है? 10 के पावर 15 गुना होता है। 10 के पावर 5 गुना होता है किससे? परमाणु त्रिज्या किससे बड़ा होता है? नाभिक से 10 के पावर 5 गुना बड़ा। यानी परमाणु त्रिज्या होता है उससे नाभिक त्रिज्या 1 लाख गुना छोटा होता है। मतलब 10 के पावर 15 गुना क्या होगा आपका? छोटा होगा। क्या? नाभिक। किससे? परमाणु त्रिज्या से। कितना होगा? 1 लाख गुना छोटा होता है। इसके बाद आपका जो परमाणु है, जो एटम है, इसका जो आपका मॉडल दिया गया था, तो परमाणु संरचना का सबसे पहले जो मॉडल दिया वो आपका जे थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था? जे थॉमसन ने सबसे पहले परमाणु संरचना का क्या दिया था? आपका मॉडल दिया था। जे थॉमसन ने दिया था। उन्होंने बताया था कि एक तरबूजे के समान आपका क्या होता है? परमाणु होता है, आइटम होता है। और इस आइटम में तरबूज के बीज के समान छोटे 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 इलेक्ट्रॉन घूमते रहते चारों तरफ। और इसे तरबूज या वाटरमेलन का सिद्धांत कहते हैं। तो तरबूज या वाटरमेलन का जो सिद्धांत है किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। इनके अनुसार यह था कि तरबूज के जो लाल वाला भाग है वो क्या है? प्रोटॉन है। जबकि जितने भी काले वाला जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन के समान बिखरे हुए हैं। और इनके द्वारा दिया गया बताई गई जो स्थिति थी वास्तविकता से क्या था? अलग था। इसीलिए इनके जो सिद्धांत है इसे नकार दिया गया। इसके बाद आपका एक दूसरा वैज्ञानिक था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने एक मॉडल दिया था। वैज्ञानिक ने मॉडल दिया था जिसे रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। इसके अनुसार नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। जो नाभिक होता है उसका खोज आपका रदरफोर्ड ने ही किया था। और इस मॉडल की में क्या किया था? एक अल्फा लेके एक क्या किया था? देखिए, इस मॉडल में आपको अल्फा किरण मॉडल भी कहते हैं इस मॉडल को, जो रदरफोर्ड मॉडल है। क्योंकि इस मॉडल में अल्फा किरण का ही उपयोग किया गया था। इसमें रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने एक गामा किरण लिया, एक सोने की पतली चादर ली। सोने की पतली चादर पे गामा किरण से प्रहार किया। और जो जानकारी मिलती है वो यह है कि उस चादर से अधिकांश अल्फा किरणें सोने के चादर को क्या किया? पार कर गई। अतः रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। इसके बाद दूसरा बताए थे कि कुछ अल्फा किरणें परमाणु के मध्य भाग
में थोड़ी सी विचलित होकर तिरछी निकल गई, विचलित होकर परमाणु के केंद्र से विचलित होकर थोड़ी सी तिरछी निकल गई। इस मॉडल को, इसे उन्होंने बताया कि परमाणु का जो मध्य भाग है, इस सिद्धांत से बताया कि जो परमाणु का जो मध्य भाग है वो पॉजिटिव है। और इस पे जब हमने गामा किरण प्रहार किया, वो यहाँ से क्या हुआ, बिखर गया। इसके बाद 20,000 में से एक गामा किरण, 20,000 में से एक गामा किरण परमाणु के मध्य भाग से टकरा के, नाभिक से टकरा के वापस चला आया। अतः उन्होंने इस टॉपिक से यह बात बताया कि परमाणु का जो मध्य भाग है वो ठोस है। और वहाँ से क्या हुआ, एक किरण, अल्फा किरण, गामा किरण वापस चला आया। इसके बाद रदरफोर्ड वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहता है और जबकि परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रहता है। उन्होंने इसे सिद्ध कर दिया और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। और इस सिद्धांत को हम रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने इसे बताया था। इसके बाद आपका जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसे किसने खोजा था, तो उसे हम नेक्स्ट देखते हैं कि उसे किसने खोजा था। उससे पहले हम कुछ आपको जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ से मिलकर तत्व बनता है, तो तत्व के बारे में बताते हैं। तो देखिए, जो तत्व है एक ऐसा पदार्थ है जिससे परमाणु में सभी प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तत्व एक ऐसा पदार्थ है जिसमें जितने भी वो है ना, एक ही परमाणु से मिलकर बना, उसमें कोई दूसरा परमाणु नहीं दिया गया। तत्व क्या होता है, एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। जो तत्व होता है एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, उसमें दूसरा कोई भी परमाणु का मिश्रण नहीं होता है। और इसके बाद अब तक कुल 114 अब तक आपका कुल 114 परमाणु खोज हो चुका है, जिसमें से आपको 92 परमाणु, जो 92 तत्व है, सीधे प्रकृति से मिला है। और बाकी तत्व आपको बनाया गया है। तो अब तक कितने 114 परमाणु खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 92 तत्व सीधे ही प्रकृति से मिले हैं और शेष तत्व को बनाया गया है। सभी तत्व 114 व्यवस्थित रूप से आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं। जैसे तत्व में आपका हो जाएगा आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका तत्व यानी एलिमेंट हो जाएगा। ओके। इसके बाद है कि किसी छोटे पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके, उसे हम तत्व कहते हैं। ये भी एक आपका परिभाषा हो सकता है कि परमाणु का छोटा से छोटा कण जो किसी भी क्रिया में भाग ले सकता है, उसे हम तत्व कहते हैं। ओके। इसके बाद है कि रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अलग किया जा सकता है। तत्व को क्या किया जा सकता है, रासायनिक क्रियाओं के अलग से, रासायनिक तत्व की प्रक्रिया के से क्या किया जा सकता है, तत्व को अलग किया जा सकता है। जैसे हम मान लीजिए कोई हम यौगिक लेते हैं, यौगिक दो चीज़ का मिश्रण होता है, तत्व एक ही चीज़ उसमें रहता है। या तो उसमें ऑक्सीजन लीजिए, या तो कॉपर लीजिए, या तो आयरन लीजिए, या तो कोई भी मेटल लीजिए, कोई भी अमेटल नॉन मेटल लीजिए, तो वो एक ही तत्व से रहेगा। जबकि यौगिक दो तत्व से होता है। तो इसके बाद है कि जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है उसे आइटम कहलाते हैं। तो आइटम क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, यह किसी न किसी पदार्थ से जुड़कर बना होता है। जैसे कि एक आइटम में आपका इलेक्ट्रॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, इसीलिए यह स्वतंत्र अवस्था में आपका नहीं पाया जाता है आइटम। ओके, तो यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद है आपका परमाणु संरचना। तो जो परमाणु संरचना होता है, इसके बारे में सबसे पहले आपको बताया था, किसने बताया था परमाणु संरचना के बारे में? परमाणु संरचना के बारे में सबसे पहले आपको नेल्स बोहलर, जो नेल्स बो है, उसने परमाणु संरचना के बारे में बताया था। और इस मॉडल के अनुसार परमाणु की कक्षा में
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। जो आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के दीर्घवृत्ताकार पर मतलब दीर्घवृत्ताकार पर क्या करता है कक्षा में गति करते हैं। और परमाणु के जो नाभिक होते हैं उसमें अधिकतम घनात्मक आवेश जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है। और जो आपका नाभिक होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ओके, इसके बाद है आपका नाभिक न्यूक्लियस। तो देखिए कोई भी परमाणु हो उसके जो नाभिक होता है वो बहुत ही ठोस होता है। नाभिक परमाणु का केंद्र भाग होता है, वह ठोस होता है, उसे ही हम नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आवेश क्या करता है? जो प्रोटॉन है वो द्रव्यमान और आवेश मतलब उसके पास द्रव्यमान भी होता है प्रोटॉन के पास और आवेश भी होता है। वह द्रव्यमान और आवेश दोनों रखता है। न्यूट्रॉन में केवल आपका द्रव्यमान होगा, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, वह उदासीन होता है। और जो आपका न्यूट्रॉन होता है वह आपका उदासीन होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है और वह केवल द्रव्यमान रखता है, मतलब उसमें सिर्फ भार होगा और उसमें चार्ज नहीं होगा। अतः नाभिक घन आवेश है। पॉजिटिव आवेश क्या है? पॉजिटिव आवेश कहने का मतलब है जो आपका नाभिक है उसमें आपका पॉजिटिव आवेश रहता है, घन आवेश रहता है, पॉजिटिव चार्ज उसमें इकट्ठा रहता है आपका नाभिक में। नाभिक में दो चीज़ पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इन दोनों के जो मिश्रण को मतलब नाभिक को एक और नाम देते हैं हम, नाभिक का एक और नाम देते हैं। उस नाभिक का आपका नाम है, उस नाभिक को हम एक और नाम से पुकारते हैं, उसका आपका नाम है जो न्यूक्लियन। तो नाभिक को हम न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाया जाता है। नाभिक को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आपका पाया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाता है। नाभिक में पॉजिटिव आवेश रहता है, न्यूट्रॉन पे निगेटिव आवेश रहता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन है उस पर निगेटिव आवेश रहता है। वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो नाभिक कक्षा होता है, कक्षा के चारों ओर बाहर में घूर्णन करता है। इसके बाद आपका जो है वो है कि जो नाभिक होता है तो नाभिक में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया ही जाता है। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है और जो न्यूट्रॉन है उस पर कितना, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज नहीं होता है, जीरो होता है, तो उसे देखते हैं। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव चार्ज रखता है, इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव चार्ज रखता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज रखता है और न्यूट्रॉन आपका कोई चार्ज नहीं रखता है, मतलब वो विद्युतः उदासीन होता है। न्यूट्रॉन आपका विद्युतः उदासीन होता है। बात यहाँ पर ये आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो जो इलेक्ट्रॉन का खोज आपका जे थॉमसन ने किया। जे थॉमसन ने क्या किया? परमाणु संरचना के बारे में भी बताया है और उसने एक सिद्धांत भी दिया जे थॉमसन ने, वाटर मेलन का सिद्धांत। और जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन का खोज किया है। गोल्डस्टीन ने आपका प्रोटॉन का खोज किया है। गोल्डस्टीन ने आपका प्रोटॉन का खोज किया है। और जेम्स चैडविक, जो आपका जेम्स चैडविक है, जो जेम्स चैडविक है उसने आपका न्यूट्रॉन का खोज किया है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया है। और आपका जो न्यूट्रॉन होता है उसमें चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रॉन मतलब उसको कोई चार्ज ही नहीं होता, उदासीन होता है। और जो न्यूट्रॉन है उसमें केवल आपका भार होता है, मतलब वेट होता है। क्या होता है? उसका मास होता है। मास यानी वो कुछ स्थान घेरेगा तो उसमें मास है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो खोज किया गया था आपका 1897 ईस्वी में, प्रोटॉन का खोज 1919 ईस्वी में और न्यूट्रॉन का खोज आपका 1932 ईस्वी में किया गया था। तो न्यूट्रॉन का खोज कब किया गया था? न्यूट्रॉन का खोज 1932 ईस्वी में किया गया था। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद न्यूट्रॉन को यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट। एलिमेंट कहने का मतलब है तत्व। तो देखिए जो तत्व होता है वो सिर्फ एक ही परमाणु के समूह से बनता है। या तो वो आपका
एक ही परमाणु के समूह से कहने का मतलब है एक ही समान तत्व से, या तो वो आयरन से बने या फिर कॉपर से बने, मतलब एक ही एलिमेंट से क्या होगा वो बनेगा। इसके बाद है तत्व। तत्व क्या होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। और अब तक 114 तत्व को मतलब परमाणु 114 परमाणु खोजे जा चुके हैं। जो आपका तत्व है अभी तक 114 परमाणु की खोज हो चुका है, जिसमें से 92 तत्व हमको प्राकृतिक से मिला है। किससे मिला है, प्राकृतिक से मिला है। और जो तत्व होता है उसे रासायनिक रूप से सरल पदार्थ, और इसको क्या किया जाता है, जो रासायनिक जो तत्व है उसे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है। तत्व को हम तोड़ नहीं सकते हैं। जो तत्व होता है आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और इसलिए रासायनिक प्रक्रिया से हम इसे क्या कर नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं तत्व को। और तत्व रासायनिक पदार्थ का सबसे सरलतम मतलब सबसे छोटा कण है, तत्व है। एग्जाम्पल लोहा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी एटॉमिक जितने भी आपका पीरियोडिक टेबल है, जितने भी उसमें पदार्थ है वो आपका तत्व है। क्या है, एलिमेंट है। क्या है, उसमें एलिमेंट है। अब तक 114 खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 92 हमको प्राकृतिक से मिला है, और बाकी को प्रकृति जो कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल रूप से बनाया गया है। इसके बाद है कंपाउंड। तो कंपाउंड तो 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिला के बनाते हैं, जो कि कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल पर लेते हैं। जो आपका यौगिक होता है, इस यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है। एग्जाम्पल में लेते हैं H2O, जिसे हम जल कहते हैं, CaCO2, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो इसका आपका जो कंपाउंड होता है इसका एक निश्चित सूत्र होता है। H2O होता है, जो H2O के बाद 5 जल का सूत्र है, CaCO3 होता है। इसके बाद है आपका मिश्रण। तो जो मिश्रण होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों को निश्चित अनुपात में भौतिक रूप से मिला देना मिश्रण कहलाता है। मतलब है इसे एक अनुपात में मिलाया जाता है जिससे कोई पदार्थ का निर्माण हो, इसीलिए इसे हम मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तो दूध, शरबत, दाल, बारूद, वायु, इस सब में क्या है, एक मिश्रण है, एक अनुपात है। एक अनुपात में जितने भी इसमें तत्व है सब मिले हुए हैं, इसलिए इसे हम मिश्रण कहते हैं। तो इसे हम मिश्रण कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल हम बता ही दिए, दूध, शरबत, दाल, बारूद, वायु, ETC। इसमें सूत्र की आवश्यकता नहीं होती, इसमें सिर्फ एक अनुपात होता है कि किस अनुपात में आपने इसमें जो तत्व मिलाया है, किस अनुपात में आपने इसमें यौगिक मिलाए हैं, यही है। ओके, तो आज इतना ही तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। इसे हम कल फिर से आपको समझा देंगे कि इसका जो आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर है उसे कैसे करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।